दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। कल हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था पर काफ़ी डिस्कशन किया था और आज हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं और यह जो व्यवस्था होती है वो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम या संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न होती है। यह भिन्न सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था है और इस पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जो कार्यपालिका है या एग्जीक्यूटिव वो कानूनन व्यवस्थापिका से पृथक होती है। यह न तो उससे उपजती है जैसा कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में होता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जन्म संसद से होता है और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है वैधानिक रूप से। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है और जो उसका मंत्रिमंडल है उसकी रचना वो स्वयं करता है। कार्यपालिका जरूर पृथक रहती है व्यवस्थापिका से, लेकिन कई ऐसे मसले होते हैं, कई ऐसे विषय होते हैं जिसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका से संबद्ध हो जाती है। जैसे कि अगर हम अमेरिकी व्यवस्था की बात करें, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो जब भी कभी राष्ट्रपति किसी देश से संधि करता है तो उसका अनुमोदन विधायिका द्वारा किया जाना जरूरी होता है। और अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो कई ऐसी बाध्यताएं भी व्यवस्थापिका पैदा कर सकती है। जैसे प्रस्तावित जो विधेयक है, जो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन है, उसको वो पारित न करे, पास न करे, तो ऐसे में कार्यपालिका की स्थिति दयनीय हो जाती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रशासनिक गतिविधियां अवरुद्ध हो सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है और व्यवहारिक स्थितियां अलग हैं। सैद्धांतिक रूप से ये स्पष्ट है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो संबंध हैं वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत अलग होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विषय में प्रसिद्ध विद्वान गार्नर लिखते हैं कि ये वो शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी अवधि, शक्तियों और कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। अगर हम गार्नर की बात का विश्लेषण करें तो ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि जैसा हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं कि कार्यपालिका तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। इस व्यवस्था के प्रतिकूल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में
कार्यपालिका का पृथक रूप से निर्वाचन होता है और वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का एक प्रधान होता है जिसे हम साधारणतः राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए होता है और वह कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का वास्तविक अध्यक्ष होता है और संविधान में जिन भी शक्तियों का उल्लेख है कार्यपालिका शक्तियों का, वह उनका प्रयोग करता है। अगर हम भारतीय संविधान की यहाँ पर चर्चा करें तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होंगी और अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है जो राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देती है और राष्ट्रपति इसी परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वही उन शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति न तो व्यवस्थापिका या विधायिका का कोई भाग होता है और न ही उसके प्रति उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। और जिन लोगों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करता है वे सारे के सारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन जैसे कि भारत में लोकसभा और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहाँ जो मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जिसे चाहे अपने मंत्री मंडल में रख सकता है, जिसे चाहे हटा सकता है। और कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है राष्ट्रपति की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक तरह से राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णयों को पर अपनी सहमति देने के लिए होती है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है जो राष्ट्रपति के किसी निर्णय का वो विरोध कर सकें। और राष्ट्रपति चूंकि निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इस निश्चित अवधि से पहले उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जिसके तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसे सत्ता से हटाया जाए, जैसा कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली अगर विधायिका राष्ट्रपति को, कार्यपालिका के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना चाहे तो यह सिर्फ महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा ही संभव है। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और वो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थापिका भी राष्ट्रपति से पृथक होती है, वो भी निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। वो स्वयं ही अपनी बैठकों में आहूत होती है और उसकी भी जब अवधि पूर्ण होती है वो तभी विघटित होती है। इसके अलावा जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है,
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वो जो भी विधायन के कार्य होते हैं, विधि निर्माण इत्यादि के जो कार्य होते हैं, जो भी व्यवस्थापन से संबंधित गतिविधियां होती हैं, उनके लिए वो राष्ट्रपति पर आश्रित नहीं होती है। सारे के सारे जो विधायन से संबंधित, व्यवस्थापन से संबंधित जो अधिकार हैं, वो विधायिका में ही निहित होते हैं। और सरकार का जो तीसरा अंग होता है महत्वपूर्ण, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जिस तरह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए अपने कार्य करते हैं, वैसे ही न्यायपालिका भी होती है। न्यायपालिका शक्तियों के लिए एक पृथक सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका में होता है। और अगर हम देखें तो राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो मुख्य आदर्श है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। और इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आधारित होती है। मित्रों, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जहाँ तक बात है तो इसका तात्पर्य यही है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और कानूनों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था करने वाले, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी स्थिति नहीं होती है, इससे विलग स्थिति होती है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मूल में है। तो अगर संक्षेप में कहना हो कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यकारिणी व विधायिका अपनी अवधि, अपनी पावर्स और फंक्शंस के लिए एक दूसरे से न सिर्फ स्वतंत्र बल्कि पृथक रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें स्पष्ट रूप से हमारी अवधारणा को बनाती हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों पर आधारित होती है और एक दूसरे से पृथक रहते हुए सरकार के अंग कार्य करते हैं। तो जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो हेड है, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो प्रधान है, वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है और साथ ही साथ वो यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अगर हम देखना चाहें तो जैसे हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था में ब्रिटेन का बार बार उदाहरण दिया, चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था का जो आधुनिक स्वरूप है, जो अनेक देशों में हमें दिखाई देता है, भारत समेत, कहीं ना कहीं से उसकी प्रेरणा ब्रिटेन से अवश्य मिली होती है और एक मॉडल के तौर पर लिया जाता है। तो वैसे ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। इसके अलावा अनेक अन्य राज्यों में भी दुनिया के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रचलन में है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब अनेक देश उपनिवेशवाद की समाप्ति के कारण आज़ाद हुए, नए राज्य अस्तित्व में आए, तो इनमें से काफ़ी राज्यों ने संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई और अनेक राज्यों ने
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई और ऐसे हमें स्पष्ट उदाहरण दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। हाँ, फ्रांस इसमें अपवाद हो सकता है। फ्रांस के बारे में यही कहा जाता है कि फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो मित्रों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो जिस बात के लिए हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सबसे ज़्यादा सराहना करते हैं, सबसे ज़्यादा गुणगान करते हैं, वो है उसके कार्यकाल की निश्चितता। एक फिक्स टर्म होता है। कार्यपालिका का जो प्रधान है वो एक निश्चित समय के लिए होता है उसका निर्वाचन, और उसको इस अवधि में उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। अपवाद स्वरूप यानी कि एक्सेप्शनली महाभियोग की प्रक्रिया है जिसके जरिए उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा वो संपूर्ण कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, एक आदर्श अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रधान के रूप में, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चयन का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और आप देखते हैं कि उसका निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है और महाभियोग की व्यवस्था है, सिवाय इसके उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। वो इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं है जैसा प्रतीत होती है। तो यही जो बातें हैं इस शासन व्यवस्था की, वो शासन में स्थिरता के लिए जिम्मेदार होती हैं और मानी जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उस पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आधारित है, और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रमुख रूप से जो प्रतिपादन है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया है, और इसी सिद्धांत पर आधारित होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, पृथक रहती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करती है। मित्रों, जैसा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा कि कार्यपालिका दो तरह की होती है। एक संवैधानिक होती है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, और एक रियल होती है यानी कि वास्तविक। ऐसा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होता है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है एक ही होती है। वास्तविक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका जैसे अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं होती। राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान होता है यानी कि विधिक तौर पर जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वही व्यवहार में भी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है, उपभोग करता है, जैसा कि हम संसदात्मक व्यवस्था में नहीं पाते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वही उनका उपयोग करता है। तो शासन में स्थायित्व है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये दो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य विशेषताओं की। तो ये माना जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन में जो शक्तियां हैं, वो कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती हैं,
और संकट काल के समय ऐसा होना बहुत आवश्यक है, चूँकि अनावश्यक प्रक्रियाओं में जो विलंब होता है उससे संकट की जटिलता और बढ़ती जाती है और देश संकट का सामना मजबूती से नहीं कर सकता है। तो संकट काल के लिए, असाधारण परिस्थितियों के लिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। अगर हम संस्थात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि संकट काल में उसका स्वरूप भी काफ़ी हद तक अध्यक्षात्मक जैसा हो जाता है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसका स्वरूप भी एक सीमा तक, निश्चित सीमा तक अध्यक्षात्मक जैसा हो जाता है। जैसे कि हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत जब भी कोई विकट स्थिति पैदा हुई है तो एक संघात्मक राज्य एकात्मक राज्य में तब्दील हो जाता है और सारी शक्तियां जो हैं वो एक केंद्र में निश्चित हो जाती हैं। और इस ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि किसी भी विकट स्थिति का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सके। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में यह गुण स्थायी होता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में ये अस्थायी होता है और कुछ असामान्य परिस्थितियों के अवधि तक के लिए होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण गुण या महत्वपूर्ण विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की कही जा सकती है। अक्सर जब भी हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की आलोचना करते हैं तो हम दलीय पद्धति का जिक्र करते हैं कि जो दलीय निष्ठा है वो कई बार राष्ट्रीय निष्ठाओं से ऊपर चली जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जो दलबंदी है वो एक बुराई के तौर पर मौजूद रहती है संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में काफ़ी हद तक। अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं होते हैं, ज़रूर होते हैं। जैसे कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, किंतु ये दल कार्यपालिका प्रधान के निर्वाचन के समय ही सक्रिय रहते हैं ज़्यादातर। अगर हम लॉर्ड ब्राइस की बात माने तो वो कहते हैं कि अमेरिका के जो दोनों दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, वो एक जैसे हैं। वो एक उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि शराब एक जैसी है और बोतलें अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग लेबल चिपके हुए हैं। तो अर्थात अमेरिका जैसी जो दलीय व्यवस्था है एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की दलीय व्यवस्था है और उसमें जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को ब्राइस एक जैसा बताते हैं। तो बहुत अधिक जो है दलबंदी की भावनाएं वहाँ नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान है वो व्यक्ति के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है। और देखा जाए तो कार्यपालिका का प्रधान निश्चित कार्यकाल होने के कारण चुनाव के बाद भी दलबंदी की भावना से मुक्त होकर शासन कर सकता है। और यही वजह है कि संस्थात्मक शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी से जनित जो बुराइयां हैं वो कम होती हैं। प्रशासन में एफिशिएंसी आती है, एकता आती है, सक्षमता आती है, ऐसा माना जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। चूंकि संपूर्ण शासन शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है और इस व्यक्ति को जो भी कार्य संपादित करने होते हैं उनकी स्वीकृति के लिए व्यवस्थापिका पर या विधायिका पर निर्भर भी नहीं रहना होता। तो ऐसे में जो प्रशासनिक एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है और एफिशिएंसी है, वो बने रहते हैं और एक इकाई के तौर पर कार्यपालिका काम करती रहती है। एक कुशल शासन माना जाता है अध्यक्षात्मक शासन, और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण साहसिक निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक लिए जा सकते हैं। मंत्रियों को अनावश्यक या राष्ट्रपति को अनावश्यक व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उसमें भाग लेने के लिए और लोकप्रिय होने के लिए जो समय और संसाधन खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस समय और संसाधन का उपयोग वो शासन कार्य में कर सकते हैं और
देखा जाए तो यही एक महत्वपूर्ण बात है जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बनाती है, काफ़ी एफिशिएंट बनाती है। जैसे कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं कि जो भी मंत्री हैं उनका संसद का सदस्य होना आवश्यक है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अगर हम देखें तो सत्ता में वे तभी तक रह सकते हैं जब तक उनको विश्वास मत प्राप्त है संसद में, संसद के लोकप्रिय सदन में। ऐसी कोई बाध्यता अध्यक्षात्मक शासन में नहीं है। तो पूर्णतः स्वतंत्र होकर, पूर्णतः पृथक होकर राष्ट्रपति कार्य करते रहते हैं। और चूंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंत्री विधायिका का सदस्य हो, तो राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं अपने मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में, जिसमें कि विशेषज्ञता को महत्व दिया जाए, एक्सपर्टाइज को इम्पोर्टेंस दी जाए। और देखा जाए तो इस प्रकार से योग्यतम जो व्यक्ति हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपनी योग्यता से पूरी व्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं। तो राष्ट्रपति योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो मित्रों, ये कुछ गुण थे, विशेषताएं थीं अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। अब हम रोशनी डालते हैं कुछ बुराइयों की, कुछ कमियों की जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती हैं। सबसे जो बड़ी बात है जो हम एक संसदीय व्यवस्था में देखते हैं वो है परिवर्तन। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इसी परिवर्तनशीलता का अभाव होता है। इस शासन व्यवस्था में जो विधायिका है और कार्यपालिका का जो चुनाव है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, और इस फिक्स टर्म से पहले उनको न तो अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और ना ही विधायिका को विघटित किया जा सकता है। और मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थितियां इसी दरमियान उत्पन्न हो जाएं जिसके कारण ऐसा लगे कि नहीं, शासन में परिवर्तन करना ज़रूरी है, नई विधायिका का निर्वाचन करना ज़रूरी है, तो ऐसी परिस्थिति में यह संभव नहीं हो पाता। जबकि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन एक तरह से उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं। मित्रों, संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है उत्तरदायित्व, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है स्थायित्व। तो उत्तरदायित्व की जो भावना, उत्तरदायित्व का जो महत्व संसदात्मक शासन व्यवस्था में है, हम उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं पाते हैं। इसके अलावा कई बार जो उत्तरदायित्व है वो उसकी अवहेलना होती है, प्रशासनिक बुराइयां हो जाती हैं, अनेक होती ही हैं। और ऐसे में व्यवस्थापिका जो है वो ना तो, चूँकि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो उससे सवाल नहीं पूछ सकती, उसकी आलोचना नहीं कर सकती। तो देखा जाए तो दोनों में एक प्रवृत्ति होती है, कार्यपालिका में और विधायिका में, ऐसी परिस्थितियों में जबकि कुछ गड़बड़ी हुई है अगर प्रशासन में, शासन में, तो इसके लिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे पर ये बोझ डालती हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो एक तरह से देखें तो उत्तरदायित्व जो है वो मिसिंग रहता है इस व्यवस्था में। हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सहयोग होता है। यह सहयोग अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता। दोनों में सामंजस्य का नितांत अभाव पाया जाता है। एक तरह से जैसे
शरीर के विविध अंगों में एकता होती है। विविधता में हम देखते हैं कि शरीर के का जो प्रत्येक अंग है वो विशेषज्ञ प्रकृति का होता है, एक पर्टिकुलर कार्य करता है। ऐसे सारे अंग कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के बावजूद भी शरीर के सारे अंगों में आपस में एक सामंजस्य होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक इकाई के तौर पर कार्य करते हैं। ये देखें अगर इस बात को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, तो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो आंगिक एकता के मार्ग में बाधा के तौर पर भी कई बार उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है। और इस प्रकार के सहयोग के अभाव में जो विधि निर्माण है और जो प्रशासनिक कार्य हैं वो कई बार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एक और प्रवृत्ति इसी वजह से देखी गई है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि सहयोग के स्थान पर विरोध दिखाई देता है सरकार के विविध अंगों में। ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की आलोचना की जाती है। आलोचक ये मानते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी बुराई है, वो ये कि ये निरंकुशता की दिशा की ओर बढ़ सकती है। निरंकुशता की संभावना होती है, डिक्टेटरशिप की संभावना होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, ऐसा आलोचकों का मानना है। कार्यपालिका का प्रधान जो है एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, और एक बार वो निर्वाचित हो जाता है तो वो न तो जनता के नियंत्रण में रहता है और न ही किसी निर्वाचित प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के समूह के नियंत्रण में रहता है। तो राष्ट्रपति मनमाने तरीके से कार्य कर सकता है, निरंकुश तरीके से कार्य कर सकता है, और ऐसा कर सकता है जो न उस देश के लिए अच्छा हो और न ही संसार के लिए। तो निरंकुशता की प्रवृत्ति पाई जाती है ऐसी शासन व्यवस्था में, ऐसा आलोचक मानते हैं। राजनीतिक शिक्षा के बारे में कहा जाता है, पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में, संसदात्मक शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो गतिविधियां होती हैं वो उसमें जनता भले ही सक्रिय रूप से भागीदार ना हो, लेकिन निर्वाचित होने के पश्चात आप देखें सरकार जिस प्रकार से काम करती है, विधायिका या संसद में जो भी गतिविधियां होती हैं, बराबर जो प्रेस है, जो मीडिया है, इसको रिपोर्ट करता रहता है और जनता इन पर अपनी राय व्यक्त करती रहती है। तो एक जनमत का जो महत्व है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, हम उस महत्व को कम पाते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और इस प्रकार से जो राजनीतिक शिक्षा है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में अधिक बेहतर होती है। भारत एक संसदात्मक व्यवस्था है, और हम दूर दराज के किसी भी गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, तो लोगों में एक राजनीतिक एक उत्सुकता होती है राजनीतिक विषयों के बारे में जानने के लिए, और लोग चर्चा कर रहे होते हैं। तो जो चर्चा का जो स्फीयर है, स्फीयर ऑफ डिस्कशन, ये जो डिस्कोर्स है, वो काफ़ी वृहद होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना में। तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विषय में एक चर्चा थी, विश्लेषण था। उम्मीद है कि आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है आपके मन में, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, और मैं उत्सुक हूं आपकी ऐसी किसी राय के विषय में आपसे बात करके। आपने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।